Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. इजराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान पर मजीद वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। इजरायली हमलों की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। इजरायली फ़ौज ने लेबनान में ज़मीनी हमले का दावा कर दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी तरदीद की गई। हिजबुल्लाह ने आज तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर रॉकेट दागे, जिसके बाद पूरे शहर में सायरन बजा दिए गए। अस्करी माहिरीन का ख्याल है कि इजराइल और इसके हामी ईरान को इस तनाज़े में किसी न किसी तरीके से शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की जो पॉलिसी है वो एक मोहतात पॉलिसी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑल आउट जाने से बचा जाए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजरायली हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और ईरान को तनबीह की कि अगर उसने इजराइल पर हमला किया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने इजराइल और हिजबुल्लाह के माबैन 21 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ की हमायत का ऐलान किया है। लेट्स वॉच दैट। सो इस वक्त सियासी नक्शा बन क्या रहा है? लग ये रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त एक खामोश तमाशाई बन चुका है और इजराइल को खुल्लम खुला फ़लस्तीन और लेबनान समेत पूरे खित्ते में इंसानियत के कत्लेआम का लाइसेंस दे दिया गया है। बदकिस्मती यह है कि मुस्लिम ममालिक भी इजरायली जहारियत पर मुख्तसर अंदाज में बात करने से इज्तनाब कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। चंद दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ताब में गाज़ा में जारी इजरायली मज़ालिम का जिक्र किया। एक अहम फोरम था, अहम स्पीच थी, लेकिन लगा ऐसे कि रस्मी किस्म की तकरीर थी। आज तक इस किस्म की तकरीर से इजराइल के मुजालिम रुक तो नहीं सके, लेकिन क्या प्रेशर डाल सके, ये भी एक अहम सवाल है। इजरायली जहारियत को रोकने के लिए मज़ीद इक़दाम क्या हो सकते हैं? हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस तो इसी बात पे बड़ा खुश है कि वज़ीर आज़म की यूट्यूब पर बड़े व्यूज़ आ गए हैं। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी देखिए। When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. We must work for a durable peace through the two-state nation in a span of a few days. Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatens to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. एक जानिब खत्ते में कशीदा सूरत हाल है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में आइनी और सियासी बुहरान अपने उरूज पर पहुंच चुका है। अहम मामला पर बात करने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे साथ मौजूद हैं मशाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू सो मच मशाहिद साहब। प्लेजर, शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहले तो आज चाइना का नेशनल डे भी है। यू जस्ट अटेंडेड द सेरेमनी, सो चाइना के ऊपर भी आते हैं, बट पहले तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, वर यू इम्प्रेस्ड? मैं जो ड्राफ्टिंग ठीक थी, गुड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कहते हैं ना कि ही मेड द राइट नॉइजेस ऑन कश्मीर। कश्मीर की मुझे खुशी हुई कि वो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जिक्र किया, जो एक आइकन है कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल के, और जिसको हिंदुस्तान दहशतगर्द कहता है, हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। और ऑल्सो ऑन द पैलेस्टीन इशू इट वाज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन बेहतर ये भी होता कि अगर कोई वो प्लान ऑफ एक्शन भी प्रपोज करते कि आगे व्हाट नेक्स्ट। जैसे अर्दोगान साहब ने कहा कि कोई कॉन्क्रीट स्टेप हो, या अनवर इब्राहिम साहब जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, पाकिस्तान आ भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। सो हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट फॉलो अप क्या है, कॉन्क्रीटली क्या कर रहे हैं हम, वो हमें मुस्लिम वर्ल्ड लीडरलेस नज़र आ रहा है, कोई डायरेक्शनलेस नज़र आ रहा है। एक्सेप्ट अर्दोगान ने कोई बात की है, अर्दोगान साहब ने और अनवर इब्राहिम साहब ने, लेकिन इन्होंने स्ट्रैटेजी मामले को कैसे रोकना है, या इजराइल को मजम्मत के आगे को रोकने का तरीका भी है। मसलन कोई कहते हैं कि हवी प्रपोज के 5 लीडर्स ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, नाइजीरिया, हम जाते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास, हम जाते हैं बाइडन के पास और कहते हैं लुक हियर, स्टॉप इट और एल्स, और ये है कुछ, ताकि कोई इंडिकेशन हो ना, फॉलो अप हो। वो तो ठीक है, मजम्मत आपने कर दिया, जैसे वो कहते थे फारसी में गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। सो व्हाट नेक्स्ट?
What next? Exactly. By the way, Foreign Office is very happy. वो कहते हैं views बहुत आए हैं उसके ऊपर. वो तो views So I don't know if that was the priority. अगर वो चीज़ें तो then I think the social media ban should be lifted then. It should be. अगर lift कर दे तो और views आ जाएंगे. वो तो फिर वो अगर वो social media की battle है तो वो कहेंगे जो कैदी नंबर 804 है उसका social media बहुत ऊपर जा रहा है, views बड़े आते हैं. वो तो फिर ज़्यादा उनके ज़्यादा battle of views है तो views में तो फिर वो ना ही करें. ना करें. Good advice ना करें. क्योंकि otherwise लोग कहेंगे बैन लिफ्ट करें या फिर मुकाबला करें और लोगों के साथ डिफरेंट एरिना में. Indeed. So अब आपको नजर क्या आ रहा है? हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनान के खिलाफ ज़मीनी जंग का आगाज हो गया, ये बढ़ सकती है जंग? पहली बात तो ये है कि बड़ा मुझे दुख हुआ एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि सैयद हसन नसरुल्लाह एक बड़े अजीम मुजाहिद थे, अजीम लीडर थे, और जिस तरह उन्होंने दबंग तरीके से मुकाबला किया. और ये याद रखें आप फरिया साहिबा कि ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली अरब लीडर जिनकी क़यादत में इज़राइल को मार पड़ी है, शिकस्त हुई है 2 दफ़ा. 2000 जब वो उनकी इवैक्यूएशन करनी पड़ी साउथ लेबनान से, इज़राइल फोर्स को भगाया उसने, और 2006 में जो बैटल हुई जो सबसे तवील जंग थी, अरब इज़राइली वॉर ओवर 33 डेज, उस वक्त भी इन्होंने इजराइल को भगाया. So ये बड़ा फाते इजराइल है. No wonder jubilation in Israel. Morning shows, talk shows. तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में as a young, I was a student when किंग फैसल शहीद हुआ थे सऊदी अरेबिया के, वो बड़े अजीम लीडर थे. उसके बाद 75 में उनकी शहादत हुई थी. आफ्टर 50 ईयर्स मैंने देखा कि इतना बड़ा लीडर की शहादत हुई है, तो इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत बड़ा दुख मनाया गया, उसका सोज है, गम है, और सो एक वो तो लॉस हुआ है. लेकिन आप ये भी देखें ट्रैक रिकॉर्ड, असैसिनेशन से इजराइल को मैं समझता हूँ ये महंगा पड़ेगा. टाइम इज़ नॉट ऑन इजराइल साइड्स, इजराइल इज बीइंग आउटनंबर्ड. 1988 में अबू जिहाद था एक बहुत बड़ा लीडर, अल फतह का, नंबर 2 टू अराफात. उसको जाके इनके उसके घर ट्यूनिस में मारा, समंदर से आए उनके किलर्स. और मुझे याद है मैं 1990 में एज अ जर्नलिस्ट, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं मैं भी जर्नलिस्ट था उस ज़माने में, तो मैं मिलने गया, यासर अराफात साहब को इंटरव्यू किया था मैंने. आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, ट्यूनिस में किया था. तो मैंने कहा मैंने देखना है अबू जिहाद का घर, तो मैं गया भी था. इस फैमिली वाज स्पेयर्ड बट ही वाज शॉट डेड. फिर क्या अल फतह ख़त्म हुआ. 1992 में सैयद अब्बास मूसवी हिजबुल्ला के लीडर थे, उनको हेलीकॉप्टर गनशिप से मारा था इन्होंने इन बेका वैली इन लेबनान. उसके बाद एक 31 ईयर ओल्ड यंग मैन सैयद हसन नसरुल्लाह बिकेम हेड ऑफ हिजबुल्ला. 32 साल वो रहे, वो भी स्ट्रॉन्गर लीडर थे. 2004 में शेख अहमद यासीन हमास के लीडर थे, उसको भी शहीद किया इन्होंने. तो आप ये देखिए असैसिनेशन आप करते हैं, इश्यूज ख़त्म नहीं होते. इंडिया ने बुरहान मुजफ्फर वानी को, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी किया था, उसको शहीद किया. क्या कश्मीर कॉज ख़त्म हुआ है? कश्मीर कॉज और तेज़ हो गया है. Indeed. और उसके एक्टिविटी, तो ये जो है ना, क्योंकि ये सिर्फ इदारे नहीं, ये तंजीमात नहीं, ये दे आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रगल. ये दिलों की धड़कन है लेबनान के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए. और दिस इज़ एन आइडिया यू कैन नॉट फिनिश, आइडिया ऑफ फ्रीडम, ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ जिहाद. सो वक्ती सेटबैक है, लेकिन स्पाई जरूर है, सेटबैक जरूर है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है कि इजराइल ने पेनिट्रेट किया. जो कि बाय द वे कमिंग टू दिस फर्स्ट ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, आपने कहा खुद, आपने अहमदी निशात साहब का इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमने हायर किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ कहाँ जासूस हैं, वो खुद जासूस साबित हुए. इतनी ज़्यादा हर तरफ पेनिट्रेशन है in Iran, maybe in other countries also. Is it like that? देखिए ईरान 79 जो रेवोल्यूशन से पहले मोसाड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था आउटसाइड इजराइल. राइट. इतना बड़ा 50,000 अमेरिकन रहते थे. तो उनके जब निकाला गया रेवोल्यूशन के बाद, उनके बाकियात तो रहे होंगे ना, स्लीपर सेल, और उनकी पॉपुलेशन के अंदर वो पेनिट्रेशन बड़ी डीप हुई है कि आप उनके सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं. इस्माइल हानिया को शहीद किया तो उनको मालूम था कि इस अपार्टमेंट में, इस कमरे में इस टाइम होगा. एग्जैक्टली. और ये भी देखे ना जो हिजबुल्ला का हुआ है, ये 60 फुट के अंदर था, बंकर के अंदर उनकी मीटिंग हो रही थी. साइड पे 5-6 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस थे, उन्होंने वो तबाह किए. 80 टन ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने अटैक किए. 80 टन. उनको इंटेलिजेंस मिल गई थी कि यहाँ मीटिंग हो रही है हिजबुल्लाह की लीडरशिप की. तो प्रिसिशन जो है, इसका मतलब इंटेलिजेंस वाज वेरी प्रिसाइज. तो ये हमें मानना पड़ेगा कि एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है.
ईरान का भी और इनका हिजबुल्लाह का भी। थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो द गार्ड वाज डाउन एंड उन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया। लेकिन ये कहना कि ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और इसमें जो अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ है, क्योंकि अमेरिका तो बहुत मुनाफकत कर रहा है ना इसमें। आई वाज गोइंग टू आस्क कि पहले अमेरिका ने कहा कि नहीं आप जाएं, ज़मीनी तौर पे मत जाएं गाज़ा के अंदर दीगर इलाकों में, लेकिन अब वो वाज़े तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं कि लेबनान में जाएं आप। लेकिन आप फरिया साहब एक चीज़ देखें, जब इस्माइल हानिया की शहादत होती है, अमेरिका ने क्या कहा ईरान को कि आप कुछ ना करें, क्योंकि नई गवर्नमेंट भी आई हुई थी मसूद पेजेश्कियान की, कि आप क्योंकि हमारे नेगोशिएशंस हो रहे हैं सीज़ फायर के लिए, तो अगर आप कोई जवाबी कार्रवाई करेंगे तो ये जंगबंदी के वाक़े ख़त्म हो जाएंगे, तो अमन आने दें गाज़ा में। वो झांसा था, झूठ था, इट वॉज अ डिकॉय। और देखा ना वो इजराइल तो और प्लानिंग कर रहा था, और मैं समझता हूँ कि अमेरिकन के साथ मिलके हो रहा है। और वैसे भी अमेरिका में एक वैक्यूम है इस वक्त, अमेरिका में तो कोई हुकूमत तो नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई नहीं ना, उनका तो इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ, बाइडन को तो सॉफ्ट कू में निकाल दिया ना उन्होंने। बाइडन वाज आउस्टेड इन अ सॉफ्ट कू, जिसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या डीप स्टेट कह लें, CIA, पेंटागन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यू डोंट थिंक कि उन्होंने स्पीच एक्चुअली काफी बुरी की थी? नहीं, स्पीच तो बुरी की थी, लेकिन वो ही डिडंट वांट टू लीव ना, ही वाज आस्क्ड टू गो, तो सॉफ्ट कू में निकाला गया ना उसको। मेरे ख्याल में ये लगता है कि वो अमेरिकन्स आर इंप्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी मॉडल हाइब्रिड सिस्टम। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में अमेरिका में भी हाइब्रिड सिस्टम आ गया टिल द न्यू प्रेसिडेंट कम्स इन। उनका स्ट्रेटजी है कि ट्रंप को कैसे रोका जाए, उनका खौफ है ट्रंप को रोकने का। अमेरिकन similarities, but very eerie similarities. But the question is, last time when you were on my show, आपने कहा कि लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप will be the next president. मैं तो अभी भी convinced हूँ। अभी भी लगता है। हाँ, अभी भी लगता है। But polls थोड़े से change होना शुरू हो गए। ये जो कमला हारिस तो ये just installed figure, ये तो डमी है ना। वो तो dummies work. Dummies propped up by the establishment. Dummies propped up by the establishment. उन्होंने create, उसने ना कोई इलेक्शन लड़ा है, ना उसका कोई रोल था। One fine morning, वो तो कहती थी बस हंसती रहती है, उसको फ्लेकी सी औरत है जो बकौल उनके वो कहते थे। सडनली जब बाइडन को निकाला सॉफ्ट कू में, तो उन्होंने इसको, शुरू में तो था भी नहीं कि उनको कैंडिडेट भी ना बने। तो वो अब उन्होंने कहा कि जी अब बड़ी स्ट्रांग है, अब सारा मीडिया women voters, black voters, Asian voters, most of the women didn't vote for Hillary Clinton against Trump, आपको याद होगा जी। तो ये मतलब अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स वोट देंगे और दूसरे भी हैं, इट्स टाइट। लेकिन जो बैटलफील्ड स्टेट्स में अभी भी ट्रंप इज अहेड। So let's say कि आप आ गए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी बड़ी खौफ है कि किस तरह उसको रोका जाए। ये जो सारी जो गेम है ना, जो सॉफ्ट कू हुआ है बाइडन को निकालने का, मकसद ये था कि ट्रंप को रोका जाए। तो ट्रंप जो होगा, ही विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। दैट दे फियर, ही इज हिज ओन मैन। So then, अगर आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो अपने जर्नल्स को कहता है कि ये जर्नल इनकॉम्पिटेंट है, ये फेल हो गए हैं अफगानिस्तान में। वो CIA को कहता है कि आप फेल हो गई हैं। वो तो उस टाइप का बंदा है। So they चांस कि उसको अभी भी रोकने की कोशिश होगी। लेकिन अगर आ जाते हैं तो फिर तब्दीली है पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी में। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तब्दीली होगी। मैं तो समझूंगा कि ट्रंप का आना आलमी अमन के लिए बेहतर होगा। ठीक, लास्ट टाइम भी कोई वॉर नहीं किया उन्होंने। नहीं, हाँ, वॉर नहीं करेगा। वो कहेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फोकस करो, नेटो पर कम तवज्जो दो, यूक्रेन की जंग खत्म करो, कोरिया में सुलह डालो। उसने तो कश्मीर का भी मेंशन किया था जब लास्ट टाइम ही मेट इमरान खान। उसने कहा था कि मैं कश्मीर में, हाँ, स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और इंडिया ने तरदीद नहीं की उसकी। उसने उसका भी जिक्र किया था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। द के वर्ड वाज मेंशन्ड बाय एन अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years। 93 में उसने जिक्र किया था क्लिंटन ने, आपको याद है 93 अपनी स्पीच में, कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट UN की स्पीच में। उसके बाद 2018 में 19 में ट्रंप ने मेंशन किया था। बट इजराइल की या मिडिल ईस्ट की पॉलिसी तो एक ही है, चाहे जो भी प्रेसिडेंट बन जाए। सब कहते हैं कि इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी गाजा वेस्ट बैंक नहीं है, वो अमेरिकन कांग्रेस है। वॉशिंगटन इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। उसके बावजूद उनके जो जूश वोटर्स हैं, who will play an important role, वो नाराज रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ, मैं हैट्स ऑफ टू द अमेरिकन पीपल। अमेरिकन अवाम में बड़ी जान है, इंक्लूडिंग जूश वोटर्स। आपने देखा कि हर
यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है, हार्वर्ड, MIT, पेंसिल्वेनिया, कोलंबिया, इस इशू पर। और उसमें जूस आगे थे। अमेरिकन आई थिंक सिविल सोसाइटी में बड़ी जान है, जूस, क्रिश्चियंस, यंग मैन, यंग वुमेन। उन्होंने मॉरल स्टैंड लिया है फ़लस्तीन पर, हमारे लोगों से ज्यादा स्टैंड लिया है। इंडीड। हमारे मुल्क में जो एक अब ये नजर आ रहा है तासुर के फ्री स्पीच हो या एहतजाज हो, ख़ासतौर पे ऑपोजिशन PTI को नहीं इजाज़त देनी है। अब उन्होंने एहतजाज के मोड में चले गए हैं। लार्जर पिक्चर में, नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, ये माहौल कब तक चलेगा? देखिए जी, एक समय नहीं मुझे आ रही कि पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रही है और हम पुरानी लड़ाइयों में, छोटी छोटी पैटी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। 7 साल में 7 आपके वज़ीर आज़म आए हैं पाकिस्तान में। पिछले 2 सालों में 22,000 पाकिस्तानीज़ ने $12 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए दुबई में। पिछले साल 8,000 पाकिस्तानियों ने कंपनीज अपनी रजिस्टर किए दुबई में। आपका अपना इन्वेस्टर उधर जा रहा है, आप फोकस नहीं कर रहे, और इधर हम लड़ रहे हैं कि जी एक बंदे को रोकना है, कैदी नंबर 804 को, उसको काबू नहीं आ रहा। पॉलिटिकली तो आप हैंडल नहीं कर सके ना, वो तो फेल होगी स्ट्रेटजी। पॉलिटिकली तो आप हैंडल नहीं कर सके, वो काबू ही नहीं आ रहा। वो पूरी सियासत का वो महवर है, सिटिंग इन दैट सेल इन अडियाला। Yes. और वो उसको या उसके बारे में गुफ्तगू होती है, या उसके हक में होती है, या उसके खिलाफ होती है, या उसके बारे में धमकी होती है, ये करेंगे तो ये होगा तो फलाना होगा। वो तो काबू ही नहीं आ रहा, पॉलिटिकली आप हैंडल नहीं कर सके। इट्स अ फेलियर। मुझे तो याद आ गया कि ये हम बैकवर्ड चले गए हैं। फरिया साहिबा, आपकी तो यू आर ए माशाल्लाह यंग लेडी, आई वॉज अ यंग स्टूडेंट। मैं अमेरिका से नया नया आया था, तो जब भुट्टो का इशू हुआ था 77 में, वही चीज़ हो रही है। PNN मिलिट्री कू ने निकाला भुट्टो को, इधर भी सॉफ्ट कू ने निकाला इमरान खान को, उधर मिलिट्री कू ने निकाला था डायरेक्टली, और उसके बाद इलेक्शन का अनाउंस किया। PNN ने मिन्नतें की जनरल ज़िया-उल हक की, खुदा के लिए इलेक्शन ना कराएं, इसको सजा दें, अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट, कि जी पहले एहतसाब फिर इंतखाब, राइट। और ताकि भुट्टो को उन्होंने कहा कि फांसी दिलवाई गई सुप्रीम कोर्ट से, जो जुडिशल मर्डर था, क्योंकि वो सियासी तौर पर नहीं हैंडल कर सकते। तो यही काम अब यही सियासी जमातें करना चाह रही हैं इसी इशू पर। So what is the political solution? क्या करें? वो कहते हैं राना सनाउल्लाह was honest. He said कि हम, वो कहते हैं कि मैंडेट दे दो, फिर हम तो फारिग हो जाएंगे, हम क्या करें फिर? This is what he said. लेकिन वो तो सब मानते हैं कि जाली इलेक्शंस हुए हैं, जो 8 फरवरी को हुआ है। एक तो बांग्लादेश का, एक्चुअली तीनों इलेक्शन जाली हुए हैं हमारे, राइट। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश में टोटल फ्रॉड था, और लोग कहते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, वो फारग होगी हसीना भाई। इंडिया में मुझे बताया हमारे दोस्तों ने, जो जर्नलिस्ट भी हैं, उधर भी बड़ी सेंसरशिप है। वो कहते हैं मोदी इलेक्शन हार गया था, 100 सीटों पर धांधली कराई थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, राइट, और अपनी सीट भी वो बिल्कुल मुश्किल से हुआ, तो वो धांधली से आ गया, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती थी मोदी को। ठीक, हमारे यहाँ भी तो इट इज अ फॉर्म 47 था ना, फॉर्म 40 है एक्चुअल इलेक्शन। लोग कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त, वो एक्चुअल सीटें तो उनकी शायद 28 थी कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहिए थी, आपको, आपके पास क्या नंबर है? हर कोई डिफरेंट नंबर। 28 है। 28 है, उसमें 27 पंजाब की, एक थी खैबर पख्तूनख्वा की। वो कौन सी थी? सरदार यूसुफ अली थी। ओके, वो जेनुइन जीती गई है। ठीक, बाकी तो सारा वो Oh gosh. People were busy stamping. मेहनत से जीते। They were busy stamping all night. It required a lot of hard work. It did require a lot of. लेकिन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में भी या साउथ एशिया में, we are not Arab countries. इजिप्ट नहीं है कि सीसी की तरह के 20-20 साल रहे, लोग इधर बात करते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप कितनी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप थी, उसको भी कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस था, कल्चर ऑफ डिफाइंस था। ये हमारा एक साउथ एशियन कल्चर डिफरेंट है। वी आर नॉट लाइक एनी अफ्रीकन कंट्री या अरब डिक्टेटरशिप के भाई ता हयात आप रहे हैं। लोग इधर उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो आपने चंद दिन पहले ब्रिक्स के सेमिनार में भी शिरकत की। एग्जैक्टली क्या खबर है वहाँ की? क्या पाकिस्तान
उम्मीद कर सकते हैं ब्रिक्स मैं पिछले हफ्ते मुझे स्पेशल दावत दी गई। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड ओनली पाकिस्तानी जिसको ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया मॉस्को में, और वो इनविटेशन रशियंस ने दी और चाइनीज़ ने दी थी। उसमें इंडिया के लोग भी थे क्योंकि इंडिया मेंबर है। उसमें ये साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और यूएई भी था, यस, वो भी, इजिप्ट भी था क्योंकि वो भी आ गया है, और दे बड़ी वार्मली वेलकम। ईरान भी था, और मैंने की नोट स्पीच की, और बल्कि मैंने 3D का थीसिस दिया कि फ्यूचर की ये होना चाहिए। मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि ये एक सुपर पावर की बालादस्ती का खात्मा करें, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। दूसरा मैंने कहा डीमिलिटराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि ये जो है एशियन नेटो, ऑकस, क्वाड, ये जो अमेरिका न्यू कोल्ड वॉर तैयार कर रहा है, इसकी मुखालफत की जाए। और तीसरा मैंने कहा डी डॉलराइजेशन। 193 मुल्क हैं मेंबर्स यूएन के, 68 ने कहा है कि हम तजारत करेंगे डॉलर्स के अलावा, RMB में, रूबल में, रुपीज़ में, रियाल में, रैंड में, जो बाकी करेंसीज हैं। तो ये बहुत बड़ी एक मुतबादल आलमी निज़ाम का बुनियाद रखी जा रही है। ब्रिक्स हो, और मैंने ब्रिक्स में, अब मैंने ही कहा था फॉरेन ऑफिस को पिछले साल कि आप अप्लाई करें, खैर अप्लाई तो कर दिया अब उन्होंने, लेकिन हमने थोड़ा दिक्कत देना पड़ेगा, लेट किया, लेट इन द क्यू, क्योंकि टर्की भी है, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, और मुल्क भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के गुडविल बहुत है, और मुझे रशियन डेलीगेट ने बड़ा स्पेशली वेलकम किया कि वेलकम अ फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान। सो मुशाहिद साहब, वेयर एग्जैक्टली आर वी? हम इस वक्त चाइना कैंप में हैं या US कैंप पे हैं, या हम दोनों में हैं? वी ट्राई टू मिक्स आवर ड्रिंक्स, वो कामयाब नहीं होते दोनों की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों का है लव अफेयर और रोमांस पुराना अमेरिका के साथ। वो रोमांस आउटडेटेड है। अमेरिका को आपको देने को कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका, हम ये चाहते हैं कि अमेरिका हमें नुकसान ना पहुँचाए। IMF एंड वर्ल्ड बैंक उनकी लेवल, आपको वो और कोई आपको मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं देता। और अमेरिका ने 2 फैसले बड़े क्लियर किए हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के। एक, हिंदुस्तान उनका मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिस तरह इजराइल उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मशरकी वस्ता में, जनूबी एशिया में इंडिया है, और याद रहे कि इंडिया को पूरा होल हार्टेड अमेरिकन सपोर्ट होगी, जिस तरह इजराइल को है। और दूसरा उनका है कि चाइना उनका मेन हरीफ है। ये आपने ट्वीट भी की इसमें, जो उन्होंने पैसे लगाए हैं। और अभी $1 अरब 60 करोड़ का बिल पास किया, जिसके तहत अगले 5 साल के लिए चीन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और मीडिया को, ये अमेरिकन लॉ पास हुआ है कि $1.6 बिलियन चीन के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगे अगले 5 साल को। As if it wasn't already there. So इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दी उन्होंने चाइना के खिलाफ। उसमें CPEC के खिलाफ भी होगी, कल को स्टोरीज आएंगी CPEC के खिलाफ, और ये प्रोपेगेंडा करेंगे। तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हु आर आवर फ्रेंड्स, हु आर आवर एनिमीज। अब मेरे ख्याल स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले हमारी थी कि जी हिंदुस्तान से ये करो, इजराइल से भी ये करो, वो अमेरिका को खुश न करने के लिए। हम वो फैसले करें जो पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान के अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करते हैं, और वो है इस रीजन में हमारा फ्यूचर है वस्ती एशिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, और इवन अफगानिस्तान जो नेबर्स हैं हमारे। इंडिया इस वक्त एक हिंदुत्व की रजीम है, और ये रजीम आपकी बड़ी बदबूदार किस्म की है आइडियोलॉजिकली। और आपने देखा उनके जो जयशंकर ने जो बयान दिया है यूनाइटेड नेशंस में भी, तो ऑल्दो खुद वो स्टेट टेररिस्ट है, सबसे बड़ा स्टेट टेररिस्ट इजराइल के अलावा हिंदुस्तान है। वो सिख मारा है उन्होंने कनाडा के अंदर, सिखों को मारने की कोशिश की अमेरिका के अंदर। और अभी जो पेजर्स का इशू हुआ है हिजबुल्ला का, वो भी हिंदुस्तान ने बेचे थे उनको, हिजबुल्ला को। तो और आगे आपको याद होगा कि कतर ने पिछले हफ्ते महीने वो 8 इंडियन को सजाए मौत कर दी थी कि दे आर इजरायली एजेंट्स। तो इस वक्त हिंदुस्तान और इजराइल की गठजोड़ बड़ा करीबी है। जो वो कर रहा है फ़लस्तीन में, हिंदुस्तान वही करना चाह रहा है मकबूजा कश्मीर। सो वेरी वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि टू न्यूट्रलाइज इंडिया या न्यूट्रलाइज द थ्रेट फ्रॉम दैट साइड, हमें अपने ताल्लुकात इजराइल से, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। नॉनसेंस हमारे बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। कोई ऐसे कोई न्यूट्रलाइजेशन का इशू ही नहीं है। वरना तो तुर्की ने 60 साल पहले रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, उनको तो जाने नहीं दिया यूरोपियन यूनियन ने। अब तुर्की असला ले रहा है रशिया से। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान को हमारा अपना रोल है, और इजराइल इंडिया नेक्सस बिल्कुल स्ट्रांग है।
ये बड़ी, ये माजी में कुछ लोगों का ख्याल था, ये अब तो नहीं है। नहीं, अब तो नहीं है। एंड आई थिंक जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं उसमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी रिस्टोर हो गई है, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया कश्मीर पर दिया, LOC जाके दिया और क्लैरिटी के साथ दिया, कोई ऊज़ अनाज नहीं था। और फिर जितने भी मीटिंग्स होती हैं कोर कमांडर्स की मैं देख रहा हूँ उसमें वो पैलेस्टाइन और कश्मीर पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाता है। तो इसमें कोई वेवरिंग नहीं होनी चाहिए, और वो मुझे अफसोस है कि वो एक नाइव व्यू था। आगे वो कहते थे कि इंडिया साथ हमारी बातचीत चलेगी, इंडिया ने आपको इस्तेमाल किया, सीज फायर करा के उनको रिलीफ मिल गया चाइना के खिलाफ, जो अमेरिका भी चाहता था, और वो और आपकी पोजीशन की और हार्डलाइन होगी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उन्होंने तो रॉ ने 4 सालों में 20 हमले किए हैं पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म के। हमने तो जवाबी कार्रवाई नहीं की, हमने तो चू नहीं की, बोले भी नहीं हम उस वक्त। तो हमें ये अपीजमेंट की पॉलिसी, और इजराइल का आउट ऑफ क्वेश्चन है, हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस मामले में, कंसिस्टेंट भी है, साढ़े 3 सालों से। ये स्टार्टेड विद द कायद-ए-आज़म, ये बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर और पैलेस्टाइन फरिया साहबा इज पार्ट ऑफ अवर DNA। ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। राइट। सो आप क्योंकि मिलिट्री की आपने डिस्कस कर ही लिया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कि एक तासुर ये है कि शहबाज शरीफ कुड बी द पर्सन जो कि अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, इज गोइंग टू मेक दिस हिस्ट्री। इतने अच्छे ताल्लुकात आपको लगता है? ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होता है? परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से बहुत ही, मैं यू कैन टेल मी कैसी है परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अगर आपके इकोनॉमी बहाल नहीं हो रही, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी आपकी नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और जुडिशरी से पंगा ले लिया आपने, और हमारे नेबर से भी ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, तो वो तो परफॉर्मेंस तो आपके सामने है। सो ब्रेकिंग स्टोरी है, ईरान ने इसराइल पे 102 मिसाइल्स फायर कर दिए हैं। हाँ। और इस वक्त इजलास बुला लिया उनकी सिक्योरिटी का, इस वक्त इसराइल में भी एंड ईरान में भी, बट इट्स अ ब्रेकिंग स्टोरी, बट कुड यू फोरसी दैट? मतलब ईरान का एटलीस्ट ईरान डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इनटू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट, बट ईरान वांट्स टू सेंड अ मैसेज कि जी आपने हमें पहले धोखा दिया था, पहले मिसलीड किया। बट ये उसी तरीके के मिसाइल्स होंगे जिससे लास्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले 4 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की खबर भी आ गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखा होगा कि इजराइल दे आर अबाउट टू फायर बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो पहले इतला भी दी हुई है। इट्स अ पॉलिटिकल मैसेजिंग, right, more than an act of war. But it will be contained, or it can escalate. It can escalate also, but like Iran wants to say कि जी हम उधर रुकेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि अब ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला कर लिया होगा कि they will also go for the nuclear bomb now. मेरे ख्याल में That's huge. मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि ये इजराइल और न्यूक्लियर डील और सारा कुछ अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ मिला हुआ है, बल्कि वो और इजराइल अमेरिका का पिट्ठू है, नॉट द अदर वे अराउंड, और वो कंट्रोल में है, और वो इनको इजराइल को रखा हुआ है कंटेनमेंट के लिए, क्योंकि असल टारगेट तो ईरान ही है ना। हिजबुल्लाह तो बहाना है। 2 कंट्रीज थी जो कर सकती थी उसको रेजिस्ट इजराइल को, एक इराक अंडर सद्दाम हुसैन, उसको तो फारग कर दिया, और दूसरा ईरान है। एक इराक था अंडर सद्दाम हुसैन और एक ईरान। तो ईरान ने ये मैसेज बेसिकली ये दिया है, और ये बाय सो यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि न्यूक्लियर की तरफ चला जाए तो नहीं, लेकिन न्यूक्लियर नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया, नॉट न्यूक्लियर वॉर, पर न्यूक्लियर बॉम्ब के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जो पहले क्या था कि ईरान ने रोक दिया। मेरे ख्याल में अब दे विल गो फॉर दैट, क्योंकि वो समझते हैं कि ये इजराइल जो है बिल्कुल ही एक एक्सपेंशनिस्ट, एक गुंडागर्दी की तरफ आ गया है, बदमाशी की तरफ आ गया, तो इसको अगर कंटेन करना है तो वी शुड हैव द न्यूक्लियर डेटररेंट जो इजराइल के पास है। Right. मेरे ख्याल में ये ईरानियन पहले रोके हुए थे इस मामले में, अब शायद वो रुकावट खत्म हो जाए। राइट, वो शायद सेंस साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी की हमायत का ऐलान किया, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की है। आज की समाअत के बाद ये तासुर मिल रहा है कि शायद इसी हफ्ते केस की समाअत मुकम्मल हो जाए और जल्द मुख्तसर फैसला भी सामने आ जाए। आज केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब आइन में लिख दिया गया है कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनखरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की
मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे तो फिर तो ये तजाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तरीके अदम इत्माद को गैर मौसर बनाने के लिए किया गया था। आज की समाअत में क्या हुआ, एक नज़र डालते हैं। बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर इतराज़ उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और सदर शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा कि 4 सवालात पर मबनी सदारती रेफरेंस भिजवा दिया गया है। रेफरेंस में ये सवाल पूछा गया था कि क्या मुनहरिफ अरकान असेंबली का वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पर राय देकर आइन में नए अल्फाज इस्तेमाल किए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामान करेगी, तो ये तो तजाद है। जब आइन में लिख दिया गया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट होगा। शहजाद शौकत ने कहा कि अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम इत्माद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 95 तो गैर फ़ाल हो गया। शहजाद शौकत ने कहा कि अगर वोट गिना ना जाए तो फिर बजट पार्लियामेंट से मंजूर होने की शर्त क्यों। चीफ जस्टिस ने कहा कि वोटिंग की मश्क हुई होती है इसीलिए कि उसे गिना भी जाए। चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी कोई और फैसला करे, पार्टी सरबराह कोई और फैसला करे तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के साथ देखें क्या हुआ। पार्टी की हुक्मरानी बरकरार रही लेकिन वज़ीर आज़म तब्दील हो गया। यह अदालती फैसला तो लगता है अदम इत्माद की तहरीक को गैर मौसर बनाने के लिए था। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क में जुडिशल क्राइसिस हो चुका है। एक बेंच जो है जो रिव्यू सुन रहा है वो ऑथर जज के बगैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने खत में भी लिखा है। तो ये सारे मामलात हैं जिससे हमारे मुल्क में आईनी क्राइसिस तो है लेकिन अब एक जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन जिसके सामने हम खड़े हैं उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज आर्टिकल 63 नज़रसानी केस में नया बेंच बन गया है। अगर 63A का फैसला वापस हुआ, मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होने लगा तो फिर तो आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। देखें, उस वक्त भी फिर आपको बंदों की ज़रूरत होगी और बंदे जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे हुकूमत को। लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को, करप्शन को, पैसों को, बदमाशी को, इसको ये अगर प्रमोट करते हैं अपने किसी फैसले की रूह से, जिसको पार्लियामेंट्स ने बड़े अरसे पार्टियों ने आपस में बैठ के जिसका ये फैसला किया था और उसके ऊपर एक जजमेंट भी आ गई, और अब अगर ये ऐसे करते हैं तो ये इस मुल्क के जमहूरी सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। मगर जो आपने अगली बात की, जो आपका असल सवाल है कि फिर तो ये कर लेंगे, मगर फिर भी इनको बंदों की ज़रूरत है ना, ये हॉर्स ट्रेडिंग कराने के लिए भी लोग चाहिए। तो लोग तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इतने आसान है उठाने, क्योंकि आसान होते तो ये पहले भी करवा लेते। तो तकरीबन अब नंबर पूरा करना तो इन्होंने है जी, ये इनकी जिम्मेदारी है। हमारे लोग तो सो फार आर नंबर्स आर सेफ एंड इन सेफ हैंड्स। ये तो आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में नकाब पोश लोगों को अलाउ करते हैं जो बंदे उठा लेते हैं और फिर MNAs को उठा के पंजाब हाउस में बंद करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं। तो इनसे तो ये तो इन्होंने इस मुल्क के सियासी निज़ाम को तबाह कर दिया है, बट इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, सो आज बैरिस्टर अली जफर ने इतराज़ उठा दिया चीफ जस्टिस के हवाले से। इससे पहले भी कितने केस में आप लोग चीफ जस्टिस पर इतराज़ उठा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस खिलाफ है आपके? यू नो दिस इज, अब तो ये चीज़ें, मेरे सवाल तो आपने किया, बट ये तो एक बच्चे के मुंह पे है कि चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं। देखें ना, रिक्यूजल की एप्लीकेशंस हम कई दफ़ा दे चुके हैं। हामिद खान साहब ने अगले दिन कहा कि आप इसको न सुने। हमारे लोगों ने रिक्यूजल की एप्लीकेशंस दी हैं कि जनाब आपकी फैमिली आर वेरी वोकल अगेंस्ट इमरान खान साहब एंड PTI। सो ये इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। हम आपको कहते हैं कि आप इस बेंच में ना बैठे, आप ना सुने, मगर मौसूब जो है वो चीफ जस्टिस साहब वो बसिद हैं कि मैं सुनूंगा। क्यों भाई? और ये जुल्म है पाकिस्तान के इदारों के। सो दूसरी तरफ खबर ये है कि आप लोग JUIF के साथ मिलकर PTI एक मुसवदे पे काम कर रही है आईनी तरमीम के लिए। इज दैट करेक्ट?
हम कोई नया एजेंडा नहीं बना रहे हैं, हम कोई नया मुसवदा नहीं तैयार कर रहे हैं। हमें जब हमारा वफ्द मिला मौलाना साहब से, जो कि बड़ी इनकरेजिंग मुलाकात थी, he said his shoulder will not be used against democracy और जुडिशरी। तो उसमें ही वॉज वेरी क्लियर कि, और जो बात हुई, जो कि बात के कामरान मुर्जा साहब और राजा साहब जो आपस में बैठ के देखेंगे, इट वाज अबाउट ऑप्शंस। ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस अस, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस हिम, बट वी आर ऑन वन पेज। हम आइन पे ये हमला जो है वो नहीं होने देंगे। सो कोई नया मुसवदा नहीं है जी। जब हम आइन की तरमीम के खिलाफ हैं तो हम खिलाफ है, बस एंड ऑफ द स्टोरी। तो उस पर उन पर अगर कोई एक दो शकों पे उनको रिजर्वेशन है या वो कोई उसकी और हैयत या शेप चाहते हैं तो उस पर डिस्कशन हो सकती है, मगर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। बस शेख साहब, आपको कितना ट्रस्ट है कि फजल रहमान आखिरी वक्त तक खड़े होंगे आप लोगों के साथ? देखिए जी, अभी तो ये भी किसी को नहीं पता कि किसका आखिरी वक्त कब आना है और आखिरी वक्त क्या होता है और कैसे होता है। मगर जो आपका मतलब है एक पॉलिटिकल, उसके मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सो फार मौलाना इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंडिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन। और आप देखें उनका 2 दिन का बड़ा इंकरेजिंग बयान था, वेरी सेड दिस असेंबली एंड दिस गवर्नमेंट इज नॉट लेजिटिमेट टू एक्चुअली गो अलॉन्ग विद दिस अमेंडमेंट। वो तो कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मजाज नहीं है इसके, और नया इलेक्शन मांग लिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि अब मौलाना तो अभी तकड़े खड़े हैं, देखें क्या होता है आगे, और हमें उम्मीद है कि वो खड़े रहेंगे। हमसे तो बड़ी अच्छी बात है उनकी। क्या आपके तमाम MPs, आप MNAs इन पर्टिकुलर आपके साथ राब्ते में हैं? आपका तमाम लोगों से राब्ता हो रहा है? बिल्कुल जी। देखें, कल का इल्म जो है मेरे पास गैब का नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, पता नहीं उसने किसके लिए क्या लिखा है। मगर एज वी स्पीक वी आर इन कॉन्टैक्ट विद एवरीबडी एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेफली प्लेस्ड। जहाँ भी है उनको हमने एहतजाजों में जाने से भी रोक दिया है पार्टी ने। उन्हें कहा है कि आप एहतजाजों में मत जाएं, आपके MPAs आपकी जगह पे लीड करेंगे, आपके धड़े, आपके चेयरमैन, आपके काउंसलर्स और आपके ज़िला काउंसलों तहसीलों के जो चेयरमैन थे वो आपकी MPAs जो हैं, खसूसन हमने यूनिट बनाया MPA का कि हर MPA लीड करेगा, और जो MNA जिनको रोका गया है कि वो एहतजाज में ना जाएं गिरफ्तारियों के, या एक्चुअली गिरफ्तारी का तो खदशा हमें अब कोई नहीं रहता, अगवाकारी जो है उससे बचाने के लिए, तो वो फिर हमने कहा कि आप अपने बंदे, अपने धड़े, अपने MPAs के हवाले करें ताकि वो वहाँ से लेके जाएं। जी शेख साहब, आपको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर साहब ने वादा किया था कि एक्शन होगा, कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया, कहाँ तक पहुँचा वो मामला? नहीं, सॉरी फरिया, सॉरी, अगवा किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि हमें अगवा करने वाले जो थे वो नकाब पोश थे। उनकी आइडेंटिटी जो है वो हम आज भी पूछ रहे हैं, और स्पीकर ने अभी तक इस पर कुछ नहीं किया। और मैं ये स्पीकर को भी बताना चाहूँगा कि हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। देसी पार्लियामेंट्स, जो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स हैं, उनकी तारीख में इतना बदतरीन वाक़या हुआ तो सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हुआ। ये काला धब्बा भी हमने अपने माथे पे लगाया है। इवन डिक्टेटरशिप्स में भी इस तरह की गंदी गिरी हुई नीच हरकत नहीं हुई आज तक जितनी इस दौर में हुई है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त पार्टी है, और स्पीकर साहब को हम कह चुके हैं, अभी तक देखें ना कोई FIR हुई है, ना कोई CCTV फुटेज इनको निकालनी चाहिए थी उस दिन की, कोई तफ्तीशी कमेटी बनानी चाहिए थी। ये तो इन्होंने ऐसे ही वो धूड़ में घोड़े दौड़ा दिए इन्होंने, ना कोई समझ आ रही है ना कुछ हो रहा है। बट अभी इजलास होता है तो हम इस पर खप डालेंगे। वी विल नॉट सिट लाइक दैट। ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ तो हो गया जो होना था। फॉर डेज टू कम, फॉर ईयर्स टू कम, फॉर अदर पीपल टू कम। हमने तो सारी जिंदगी यहाँ नहीं होना, पता नहीं कौन कल कौन मरता है, कौन जीता है, कौन क्या करता है, मगर इस मुल्क के निज़ाम ने तो चलना है ना। तो ये जो गंदगी हुई है, जिसको इस हुकूमत ने जिसको जिस हुकूमत की सरपरस्ती में हुई है, उसका जवाब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। वी विल नॉट कीप क्वाइट ऑन दैट। सो मुस्तकबिल के एहतजाज की क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों दी जा रही है? क्या बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन नहीं कामयाब हो सके? हैज़ ही फेल्ड? देखिए, बैरिस्टर गौहर का काम जो है वो फील्ड का नहीं है। आपको पता है कि इन सर्कमस्टांसिस में ही वाज नॉमिनेटेड एंड देन इलेक्टेड चेयरमैन जब खान साहब अंदर थे, और उनकी अपनी प्रैक्टिस थी गौर साहब की।
तो ये फील्ड के आदमी का काम है और अली अमीन खान फील्ड का आदमी है, इसीलिए उन्हें लीड दी जाती है। अब जैसे कल जो हमारे पंजाब में 3 शहरों में बहालपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में जो हमारे एहतजाज हो रहे हैं, उनकी लीड वहीं के MPs हैं, वहीं के लोकल लीडर्स हैं, वहीं के रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, वो खुद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बड़े जो एहतजाज हैं उनकी लीड, क्योंकि अली अमीन जो है वो इस वक्त जो है वो आवाज़ है इस पार्टी की, और बड़ी आवाज़ है इस पार्टी की। खान साहब ट्रस्ट हिम टू लीड, बड़े औखे मार के जो है वो उनके ज़िम्मे लगाए जाते हैं। एंड वर्कर लव्स हिम एंड वी लव हिम और वी ट्रस्ट हिम कि वो इसको लीड कर सकता है। तो इट्स गुड, एक आदमी फील्ड का है वो करेगा। बैरिस्टर साहब जो फील्ड के आदमी नहीं है, और बैरिस्टर को उसी कितने ले जाइए थे। बैरिस्टर साहब का जो काम है चेयरमैन, वो चेयरमैन कर रहे हैं अपना काम। जो उनके हवाले से बयानात थे वो मैं ऑलरेडी उस पर क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ खान साहब से पूछने के बाद, एंड उस पर बिल्कुल मनगढ़ंत चीज़ें हैं और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारा बेहतरीन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई आपकी पार्टी को पैगाम भेजा गया है हालिया दिनों में, या तमाम बातचीत के रास्ते बंद हैं? नहीं, खान साहब ने क्लैरिटी से कह नहीं दिया 3-4 दिन पहले कि कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, तो जब कायदे ने कह दिया, खान ने कह दिया नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो एक पूरी क्लैश की सूरत हाल नज़र आ रही है, हुकूमत भी सख्ती कर रही है, आप लोगों ने भी कहा एहतजाज करना है। अगर इस्लामाबाद पंजाब में एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये तो डायरेक्ट क्लैश है सूबों के दरमियान। तो जिनको सूबों के तसादुम का डर है उनको या करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए, और वो फोर्स ना इस्तेमाल करें। वो दूसरे सूबे से आने वालों को पाकिस्तानी समझे, अपना भाई समझे, और उनको उनका आईनी हक दें। वो ना बदतमीजी करें, ना बेहूदगी करें, ना कंटेनर से रास्ते रोके। पुरअमन एहतजाज करने आ रहा है, वो कौन सा को धरना देने आ रहा है? बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की गई है जेल में। एग्जैक्टली क्या हुआ है? बड़ी बेहयाई है जी, बड़ी बेहयाई है। रात के वक्त बुशरा बीबी के सेल में दीज पीपल कम दे रैम, सेल खोल देते हैं 1-2 बजे, फिर उनको उठा के उनके बालों को, मतलब है कि एक फर्स्ट लेडी जो पाकिस्तान की एक खातून अव्वल जो है, उनके बालों की तलाशी लेते हैं, तंग करते हैं, शोर मचाते हैं। उनका जो जहाँ वो सोती हैं मैट्रेस है उस पर पानी फेंक देते हैं ताकि वो, तो ये तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आपने किस केस के अंदर उनको रखा पहले, फिर वो केस ख़त्म हो गया जो झूठा, जो एक शर्मनाक केस आपने बनाया था बेहूदगी, उसके बाद आपने एक और झूठे केस में उनको रखा। वो आपके लिए काफ़ी नहीं था जो अब आपने उन पर ये जुल्म सितम और उनको तंग करना शुरू किया। क्या कर दे वो? मैं ऐसी सारे मामा बहना लेना, सारे इस्ता लिया नहीं, ये बात अच्छी, ये गलत बात, ये मैं बड़े सख्त अल्फाज में इसको कंडेम करता हूँ। एवरी वुमन शुड कंडेम। मतलब शी इज़ अ प्रिजनर एंड कैदियों के हकूक होते हैं। एक झूठे जाली मुकदमे के अंदर, आप सबको पता है कि जाली मुकदमा, वो अंदर, और फिर ऊपर से आप उनके साथ ये कर रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्या हुआ है आपकी खवातीन के साथ? ये जो फस्ताई हुकूमत बैठी है, इनकी खवातीन के साथ कौन सी ऐसी जाती हो गई? वो घरेलू खातून है, वो तो मरीम नवाज साहबा की तरह पॉलिटिकल भी नहीं है, जलसे भी नहीं करती, वो तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रही है, घरेलू खातून है। तो आप अब घर वाली बीवियों के बच्चों के साथ और फैमिली की करते हो? ये प्लीज़, ये मैं समझता हूँ कि अपने लिए ये नफरत इतनी गहरी कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम, ठीक है अज थोड़ा हाथ पैंदा जे, अज तुसी ताकत है चो, आज आपकी हुकूमत है, आपको कोई नहीं मुंह पे बोल रहा, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, बट ये फट्टे हिलते हैं, नीचे से ज़मीन निकल जाती है, पता नहीं लगता है कि कल क्या होगा। फिर आपका जीना मुश्किल ही आवाम करेगी। मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, लोग कहते हैं ना फिर थोड़ा टाइम आएगा तेज करांगे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस सिलसिले को गलत अब समझता हूँ। मैं समझता हूँ, और ख़ान ने भी कहा कि बिल्कुल ये जो विक्टिमाइजेशन है एक दूसरे की, ये बंद होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो कुछ पर ये अवाम अपनी आपको नफरत जो है ना उसका निशाना ज़रूर बनाएगी, तो उससे बचें अल्लाह की ज़ात से। सकम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन नफरत का साइकिल यकीनन ख़त्म होना चाहिए। सियासी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकली एक दूसरे को विच हंट करना, ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं और ये कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही देखा है हमने हर दौर में। किस तरीके से आप इस व्हील को रोकेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब यही है कि तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं और इस मामले का हल तलाश करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।